बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 53 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं फजूल बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मैंने जेब से रिवाल्वर निकाल कर सामने रख दिया। अगर मुआवजा कम है तो मुंह से बको कितना चाहिए, लेकिन काम 3 दिन में होगा, वरना। मैंने पेशावर बदमाशों की तरह लहजे को खतरनाक बना के रिवाल्वर का रुख उसके सीने की तरफ कर दिया। निमटने वाले खुद तुमसे निमट लेंगे। उसने इकरार में सर हिलाया। परसों शाम को आ जाना। उसने अदाकारी छोड़कर यकलख्त कारोबारी लहजा इख्तियार कर लिया। उसका ये खौफ दूर हो गया था कि ये पुलिस का फैलाया हुआ जाल ना हो। नाजायज कारोबार करने वालों के लिए अपना इत्मीनान जरूरी होता है, और शायद उनकी भी कोई छठी सोती है जो बता देती है कि खतरा मौजूद है या नहीं। मैंने रिवाल्वर जेब में रखा। जेब में से 5000 के नोट यूं निकाले जैसे इनकी हैसियत रद्दी के कागज से ज्यादा नहीं है, और उसके सामने फेंक दिए। ये आधी रकम है, बाकी काम करने पर, मैंने कहा। उसने नोटों पर एक निगाह डाली, लेकिन उनको हाथ नहीं लगाया। काम हो जाएगा, लेकिन ये डिसल्वा कौन है? वो बोला। डिसल्वा तुम्हारा बाप है, और कौन? मैंने दरवाजे का रुख करते हुए गुर्रा के कहा। मेरे बाहर निकलने तक वो उसी तरह बैठा रहा, और फिर बाद में भी मुझे देखने के लिए बाहर नहीं निकला। उसे यकीन आ चुका था कि मैं किसी बहुत बड़े बदमाश का नुमाइंदा हूँ। डिसिल्वा के नाम पर उसकी हैरानी जायज थी। वो समझा होगा कि ये भी कोई बड़ा बदमाश ही है, क्योंकि डिसिल्वा ने भी किसी और ही को भेजा होगा। यह बईदज क्यास बात थी कि डिसिल्वा ने खुद आके अपने आप को सही नाम से मुतारफ कराने का खतरा मोल लिया हो। मैंने अंधेरे में तीर चलाया था जो निशाने पर बैठा था। रिजवी साहब को शहर भर की खबर थी, और उन्होंने मुझे एक नया नाम पता फराहम कर दिया था। उन्हें मेरी जहानत पर इतना एतमाद जरूर था कि मैं इससे पूरा फायदा उठा सकूंगा। डिसिल्वा ने भी अमीन की खिदमत हासिल की थी या नहीं, और फनी महारत के एक काम का क्या मुआवजा दिया था, ये मालूम करना मुश्किल था। तब मेरा अंदाजा मेरे काम आया, और 10,000 में ये सौदा बुरा नहीं था। खुद को बहुत ज्यादा चालाक और ताकतवर समझने वाले दुश्मन की खुशफहमी दूर करना अपनी बका की जमानत हासिल करने के मुतरादिफ था। अगर वो शिकारी थे और ये समझते थे कि मुझे आसानी से शिकार कर लेंगे, तो मैं उन पर साबित करना चाहता था कि शिकारी मैं भी हूँ, और उनको उन्हीं के हथियारों से शिकार कर सकता हूँ। इस कामयाबी ने मेरे हौसले को हिमालय पहाड़ से भी ऊंचा कर दिया। ये सब खुदा की मदद थी कि लंदन से डिपोर्ट होकर वतन लौटने वाला लावारिस और ला इलम सिकंदर आज इतने एतमाद के साथ दुश्मनों के खिलाफ सफ आ रहा था, और अपनी ताकत के जोम में मुब्तला दुश्मन जो समझे थे कि सिकंदर को चूहे दान में फंसने वाले चूहे की तरह शिकार किया जा सकता है, परेशानी और खौफ का शिकार होने लगे थे। मैंने हालात की हर सख्ती झेली थी और हर कुर्बानी दी थी, लेकिन उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा था। दोपहर के बाद मैंने 3 मकान देखे। उनमें से सिर्फ एक फौरी तौर पर दस्तयाब था और किसी हद तक हमारी जरूरियात को भी पूरा करता था, लेकिन मैंने कोई हतमी फैसला नहीं किया। शाम तक तलाश जारी रखने में कोई हर्ज नहीं था। दोपहर के खाने के लिए बेनेमत कदा गया। वहां मामूल के मुताबिक तिल धरने की जगह ना थी, और मुझे कुछ देर कोई सीट खाली होने का इंतजार करना पड़ा। एक और शख्स मेरे साथ आ खड़ा हुआ। 6 फुट से निकलता हुआ कद, सुर्खो सफेद चेहरा, काबिल रिश्क सेहत, स्याह शेरवानी और कलफदार तुर्रे वाली पगड़ी, हाथ में असा और अंदाज में रौनक, बिल्कुल किसी रवायती नवाब या वाली रियासत या बहुत बड़े जागीरदार की जीती जागती तस्वीर। मैंने सिर्फ एक बार उसे देखा और महसूस किया कि उसकी नजरें मेरा जायजा ले रही हैं। मालूम होता है सारा शहर इसी वक्त वलीमा खाने आ गया है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। वलीमे के नाम पर मुझे भी हंसी आई, क्योंकि लोग वाकई नदीदों की तरह खा रहे थे। दरअसल माकूल नर्क पर अच्छा खाना हर जगह नहीं मिलता, मैंने कहा। बाकी जगह नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात है। उसी वक्त एक खाली मेज हुई और मैं आगे बढ़ा। फिर मुझे उस वाली रियासत का ख्याल आया और मैंने पलट कर कहा, आप भी आ जाइए। मेरा ख्याल है 2 शरीफ आदमी एक मेज पर बैठकर खाना तो खा ही सकते हैं। उसने फकत सर हिलाया और मेरे मुकाबिल बैठ गया। हमने अपनी अपनी पसंद के मुताबिक आर्डर दिया और खाना खाते हुए भी कोई बात ना की। शर्मिंदगी मुझे इस वक्त हुई जब उसने दोनों बिल उठाकर वेटर को 100 का नोट थमा दिया। यह आपकी सरासर ज्यादती है, मैंने एहतजाज किया। अपनी बात याद करो, वो दांतों में खलाल करते हुए बोला। ये ज्यादती कैसे हो गई भाई? हम दोनों शरीफ आदमी हैं। दोनों ने एक जगह बैठ के खाना खा लिया। किसी ने किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की। तुमने अपनी पसंद की चीज खाई और अपने हाथों से खाई। मेरा मतलब ये था कि सारा बिल आपने क्यों अदा कर दिया? मैंने खिफ़त से कहा। और क्या आधा बिल देता? एक तरफ खुद को शरीफ आदमी कहते हो, दूसरी तरफ 20-22 रुपए की रकम को शुमार करते हो, वो बोला। मेरा ख्याल है ये बहुत छोटी बात है। मैं लाजवाब हो गया। हम एक साथ बाहर निकले। इखलाकन मैंने कहा, मैं तो अब इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मुझे शाम तक सर छुपाने का कोई ठिकाना ढूंढना है। अगर आपको कहीं जाना हो तो मेरी गाड़ी वो खड़ी है। उसने छड़ी से इशारा किया और मैं उसकी चमकती दमकती शानदार मर्सिडीज को देखकर मजीद शर्मिंदा हुआ। तुम क्या अपने लिए किराए का मकान तलाश कर रहे हो? वो बोला। बात बिल्कुल गैर इरादी तौर पर मेरी जबान से निकल गई थी। मैंने उसे टालने की कोशिश की। जी नहीं, मैं कोई छोटा मोटा मकान खरीदना चाहता हूँ।
उसने कुछ सोचते हुए कहा, कितनी मालियत तक का? सिर्फ अपने लिए चाहिए या फैमिली भी? दरअसल मैं खुद अपना एक मकान बेचना चाहता हूँ, बहुत दिन से खाली पड़ा है। मुझे मकान चाहिए जिसमें कम से कम 4 बेडरूम हो, 5 या 6 आदमी हो तो मुजायका नहीं, मैंने कहा। इलावा डाइनिंग ड्राइंग वगैरह के अगर 2 मंजिला हो तो और भी अच्छा है। 2 या कम से कम एक गाड़ी खड़ी करने की जगह हो और बेहतर है कि किसी नई आबादी में हो, फासले की कोई कैद नहीं है। वाह मियाँ वाह! वो शख्स अपनी बड़ी बड़ी घनी मूंछों पर हाथ फेर के बोला, ये तुम अपनी पसंद बता रहे हो या मेरे मकान का नक्शा बता रहे हो? मेरे साथ एक मसला और भी है, मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा। मेरे पास रकम कुछ कम है, लेकिन एक प्लाट है जो महल्ले वकूअ के एतबार से कमर्शियल बन सकता है। क्राउन सिनेमा वाली सड़क पर, सिनेमा से चंद कदम दूर। मुझे उम्मीद है कि उसकी बड़ी अच्छी कीमत मिलेगी और वो खड़े खड़े बिक जाएगा। बाकी रकम प्लाट की फरोख्त के बाद अदा की जा सकती है और मैं हर किस्म की शख्सी जमानत भी फराहम कर सकता हूँ। फिर मसला क्या हुआ? उसने छड़ी को आदत के मुताबिक घुमाना शुरू किया। तुम मेरे साथ चलो और मकान देख लो, पसंद आ जाए तो कल जो कुछ है ले आना। मकान तुम्हारा, बाकी फिर सही, मुझे कोई जल्दी तो नहीं है। मुझे यूं लगा जैसे कुदरत मेरी मदद पर आमादा है और मेरी तलाश आज ही खत्म हो जाएगी। अभी मैं सोच ही रहा था कि उस शख्स के साथ जाने के लिए क्या तरीका इख्तियार करूं। उसकी शानदार गाड़ी के मुकाबले में छकड़ा नजर आने वाली गाड़ी लेकर पीछे चल पड़ूं या उसके साथ बैठ जाऊं कि उसने मुझे बाजू थाम के खींच लिया। अपनी गाड़ी इसी जगह रहने दो, वो बोला। मेरा शोफर तुम्हें फिर यहाँ छोड़ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने उसके साथ चलते हुए कहा। मैं रिक्शा टैक्सी लेकर आ जाऊंगा। अभी तक मैंने उसके शोफर को नहीं देखा था। हम गाड़ी के करीब पहुंचे तो वो दरवाजा खोलने के लिए अचानक नमूदार हुआ और मैं उसे देखकर भूंचका रह गया। वो 100% अपने आका की तस्वीर था। उनके नाक, नक्शे, कदोकामा, धुलिये और लिबास में सर मुंह फर्क न था। आम देखने वाला यही समझता कि वो जुड़वा भाई हैं और उनमें इतनी मोहब्बत है या उनकी पसंद भी इतनी मिलती है कि दोनों एक जैसा लिबास पहनते हैं। मैं अपने बारे में भी यकीन से नहीं कह सकता था कि महमूद और अय्याज एक ही सफ में खड़े हो जाते तो मैं किसी फर्क से मालिक या शोफर को पहचान सकता। वो मेरी हैरत देखकर मुस्कुराया। शोफर पीछे वाली सीट का दरवाजा थामे बाद अब खड़ा था। बात दरअसल ये है मियाँ, उसने पीछे बैठने का इशारा किया और खुद भी मेरे साथ बैठ गया। हम जमींदार लोग हैं, गांव के रहने वाले, मगर जद्दी पुश्ती जमींदार हैं। उन्होंने एक कानून बनाया था कि किसी राजा, महाराजा या नवाब का वारिस नहीं होगा तो उसकी मौत के बाद रियासत खुद ब खुद बरतानवी सल्तनत का हिस्सा बन जाएगी। ये कानून इल्हाक था। उसके नफाज से पहले राजे, महाराजे और वालियाने रियासत किसी को गोद ले लेते थे तो बाद में वो तख्त व ताज का मालिक हो जाता था। अंग्रेज ने यह सिलसिला बंद कर दिया। बाद में कुछ इस किस्म के हालात पैदा हुए कि वाइस राय हिंद ने हमारे दादा को तकरीबन उतनी बड़ी जागीर बख्श थी जितनी बड़ी रियासत थी और दिल्ली दरबार में उनकी पजीराई हुई। ये वफादारी का इनाम था या गद्दारी का सिला, जो जाओ समझ लो, क्योंकि ये अलग एक कहानी है। जो जागीर उनको मिली वो बदकिस्मती से पहले किसी हिंदू राजा की मलकियत थी। वो खुद बगावत के दौरान मारा गया था। उसके 3 बेटे थे जिनको तोप दम कर दिया गया। 3 बेटों के साथ लड़के थे जो उस जमाने में शीर खुआर थे, चुनाचे उनकी जान बच गई। बेवा हो जाने वाली तीनों औरतें जान बचा के निकल गई और किसी को मालूम नहीं कि कहाँ रही। लेकिन सफर के दौरान में रानी भी मर गई और मरते मरते इंतकाम की वसीयत कर गई। यही उसके साथ पोतों की माँ ने किया। उन तीनों ने मरते वक्त बेटों को कसम दी कि वो अपने बाप के कातलों से और दुश्मनों से इंतकाम जरूर लें। ये सातों लड़के जब बड़े हुए तो हालात बहुत बदल चुके थे। उनके पास पुराने वक्तों की दस्तावेजात थी। वो अपना मुकदमा अदालत में ले गए और मेरी जागीर पर अपना हक के मलकियत साबित करने के लिए उन्होंने हर बड़े वकील की खिदमत हासिल कर ली। ये तकसीम से पहले की बातें हैं। नौजवान लड़के अंग्रेज की दुश्मनी को भूलकर सिर्फ जागीर के चक्कर में थे और उनका दुश्मन मैं बन गया था। हालांकि जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। उनके पास भी हक के मलकियत की कोई बुनियाद नहीं थी। मगर तुम जानते हो वकील आदमी को कैसा चक्कर देते हैं। उन्होंने भारी फीस वसूल की और यकीन दिलाया कि उनका हक जरूर मिलेगा। इतनी फीस उन्होंने कैसे अदा की और जिंदगी कैसे गुजारी, इसके बारे में आम क्यास यही था कि रानी और उसकी हर बहू के पास बेहिसाब सोना था और जर्द जवाहिर थे जो उन्होंने हालात का अंदाजा करते हुए पहले ही कहीं गाड़ दिए थे। किस्सा मुख्तसर, मुकदमा खारिज हो गया। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की और हार गए। फेडरल कोर्ट में उनकी अपील जेरे समाअत थी कि जागीर जो मगरबी पंजाब में थी पाकिस्तान में शामिल होगी। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के दायरे समाज से बाहर होगी और दूसरे मुल्क के कानून के तहफ्फुज़ में आ गई। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि हालात ना बदलते तब भी वो मुकदमा खारिज हो जाता, जो एक फजूल से आईनी नुक्ते पर चल रहा था। लेकिन उन सातों भाइयों ने जो आपस में कजन थे अपनी शिकस्त को नोश्ते तकदीर समझ के कबूल नहीं किया। उन्होंने तुलसी के पत्ते पर कसम खाई कि जागीर उनके खानदान की ना रही तो मेरे खानदान की भी नहीं रहेगी। वो सरहद पार करके पाकिस्तान आ गए। उन्होंने मुसलमानों जैसे नाम रख लिए। दिल से वो अब भी हिंदू मत के अकायद पर कायम होंगे। मैं अपने खानदान का एक ही वारिस रह गया हूँ। मुझसे बड़ा भाई आजकल ऑस्ट्रेलिया में है और मुझे बिल्कुल मालूम नहीं कि वो कहाँ है, जिंदा है कि मर गया।
सबसे छोटा जो बहुत जोशीला और बांका नौजवान था, उसने फौज में कमीशन लिया और कश्मीर में जंगबंदी लाइन पर शहीद हो गया। अब मेरे 2 बच्चे हैं जिनके बारे में किसी को भी मालूम नहीं कि वो एबटाबाद में ज़ेरे तालीम है। मेरे वो 7 दुश्मन कई बार मुझ पर कातलाना हमले कर चुके हैं, लेकिन मैं भी अपनी हिफाजत के ख्याल से गाफिल नहीं हूँ। मेरे मज़ारे मुझसे बहुत खुश और मुतमईन है और सही माने में जानिसार है। कोई अजनबी वहाँ आसानी से नहीं पहुँच सकता। मैं खुद मुसल्ला फिरता हूँ और अपने साथ एक बॉडीगार्ड जरूर रखता हूँ। उसने यहाँ से अपने सामने शूफर की जानिब इशारा किया। ये दुश्मनों को धोखा देने का पुराना तरीका है। मैंने सुना है कि हिटलर भी किसी खमशक्ल को साथ रखता था और खुदा जाने ये सच है कि झूठ के कई बार वो हिटलर की जगह पब्लिक के सामने भी चला गया और कोई उसे पहचान ना सका। फील्ड मार्शल से भी, रोमेल से भी कोई ऐसा ही करता था, वो अंसा, और अब मैं कर रहा हूँ। इससे जिंदगी और मौत के इम्कानात 50-50 हो जाते हैं। मेरे इस समशक्ल जान इसार पर 2 मरतबा कातलाना हमले हुए, लेकिन गाड़ी बुलेट प्रूफ है, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। तुम कहोगे ये तो बड़ा कमीनापन है और खुदगर्दी है कि अपनी जिंदगी पर मैंने किसी और की जिंदगी दाव पर लगा रखी है। लेकिन बरादरे अजीजम, दुनिया में बहुत से लोग अपनी जिंदगी से जुआ खेलते हैं, अजीबो गरीब कारनामे सरअंजाम देते हैं। किसी को माउंट एवरेस्ट सर करने का जुनून है तो किसी को नियाग्रा फॉल में कूदने का। लेकिन ये जरा बड़ी मिसाल दे दी मैंने। आम आदमी जब चोरी करता है, डाका डालता है या स्मगलिंग वगैरह करता है, तो क्या वो किस्मत पर भरोसा करके जुआ नहीं खेलता? वो मारा भी जा सकता है। तख्त या तख्त कबूल करने वाले जिंदगी के हर मरहले पर जुआ खेलते हैं। मैंने उस शख्स से एक मुआहदा कर रखा है, अगर ये मेरी खातिर मारा गया तो उसके बीवी बच्चों की कफालत मेरे जिम्मे होगी। कफालत का मतलब दाल रोटी देना नहीं है, उनके लिए आला तालीम का इंतजाम होगा। ख्वाह वो विलायत जाके पढ़े, बेटियों की वैसी शादी होगी जैसी मेरी हैसियत और मर्जी के मुताबिक हो। रिहाइश का बंदोबस्त और दीगर इखराजात के लिए मैं 10,000 रुपए महाना बतौर तनख्वाह देता हूँ और वो इनको हस्बे साबिक मिलता रहेगा। क्या इतनी इंश्योरेंस का भी नहीं? और ये 100% इख्तियारी मुआहदा है, इसमें जबर को जरा भी दखल नहीं है। मैंने उसकी पूरी कहानी बहुत दिलचस्पी और हैरत से सुनी और उसकी मंतिक पर गौर करता रहा। वो यकीनन पढ़ा लिखा आदमी था। उसकी गुफ्तगू का अंदाज मुतासर करता था और बातों में उसने जो हवाले दिए थे वो अच्छे मुताले का सबूत थे। लेकिन जिस बात ने मुझे होशियार कर दिया था वो एक गलती थी जो उसने लाइल्मी में कर दी थी। नेमत कदम में इत्तफाकिया मुलाकात के बाद खाना खाते हुए वो बिल्कुल खामोश रहा था और बाद में भी जो गुफ्तगू हुई उसमें कहीं मैंने अपना नाम नहीं लिया था। लेकिन उसने अपनी दास्तान के आगाज में ही मुझे नाम से मुखातिब किया था। मेरे हालात ने मुझको बहुत ज्यादा हसास और शकी मिजाज बना दिया था। मैं उसकी गलती को कैसे ना पकड़ता और उसके बाद ये फर्ज ना करता कि वो मुझे पहले से जानता था और उसका नेमत कदम में आना जाना इत्तफाक नहीं था। फिर उसने मुझे मेरी पसंद और शराइत के मुताबिक एक मकान भी पेश कर दिया था। अब मुझे ये देखना था कि आगे क्या होता है। तुम कुछ सोच में पड़ गए हो, वो बोला, और मैंने देखा कि गाड़ी शहर के मुदाफात में एक मकान के सामने खड़ी है। दरअसल मैं ये सोच रहा था कि आपने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी तक अपना नाम नहीं बताया। मैंने गाड़ी से बाहर आते हुए कहा, ये खूब रही वो अंसा, जो काम सबसे पहले होना चाहिए था, यानी तारुफ का, वो अभी तक नहीं हुआ। भाई लोग मुझे मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं। मसलन मज़ारे सिर्फ मालिक कहते हैं तो ऑक्सफोर्ड के जमाने के दोस्त मुझे जिमी कहते थे, लेकिन हूँ मैं खुसरो जमशेद, वो फिर अंसा। ये शाना नाम रखने में क्या मसला थी? मैंने अपने वालिद से कभी नहीं पूछा। मुझसे छोटा जो शहीद हो गया वो खुसरो परवेज था। खैर तुम आओ मकान देखो। भाई माफ करना, भाई माफ करना, मैंने फिर तारुफ का सिलसिला अधूरा छोड़ दिया। वो चलते चलते रुका। मुझे तुमसे तुम्हारा नाम भी तो पूछना चाहिए। मुझे सिकंदर बख्त कहते हैं जनाब, मैंने मासूमियत से कहा। मेरे साथ एक बहन है, एक भाई है, एक मफरूज माँ है, एक खादमा है और मैं समझ गया वो बेसाख्ता अंसा। इनके अलावा एक बीवी है, एक बच्चा है, सब एक मकान मेरी तवक्कुआ से कहीं ज्यादा बेहतर साबित हुआ। लेकिन उसे मेरी शकूक पुख्ता हो गया। मकान नया बना हुआ था और उसका रंगो रोगन बताता था कि अभी तक उसमें किसी ने रिहाइश इख्तियार नहीं की। एक किनार रकबे पर बने हुए इस मकान में 4 कमरे नीचे थे और 2 ऊपर थे। ऊपर के दोनों कमरों के दरमियान खासा कुशादा और जदीद किस्म का बाथरूम था और एक छोटा सा किचन, गोया ऊपर का हिस्सा भी एक मुकम्मल रिहायशी यूनिट था। पिछले हिस्से में जो गहराई था उसमें 2 गाड़ियां साथ साथ खड़ी की जा सकती थी और एक सर्वेंट क्वार्टर था जिसे एनेक्सी भी कहा जा सकता था। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये मकान दोगुनी कीमत का था और जमशेद ने जो कीमत मांगी वो हमारी कुव्वत खरीद के बराबर थी, लेकिन असल कीमत से आधी थी। जमशेद साहब, मैंने कहा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि अगर आपको इस मकान में रहना नहीं था तो आपने बनाया क्यों था? इसके अलावा अब जो कीमत आप मांग रहे हैं वो मेरे अंदाजे के मुताबिक बहुत कम है। अभी 2 घंटे पहले मैं और आप अजनबी थे, एक दूसरे को नाम और सूरत से भी नहीं जानते थे। तुम ठीक कह रहे हो मियां सिकंदर, वो मेरे कंधे पर हाथ रख के बोला और मैंने महसूस किया कि उसके लहजे में अचानक बड़ी थकन और उदासी उतर आई है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं करता और अगर करे तो लोग समझते हैं कि पागल हो गया है। बात सिर्फ समझने की है। जो आदमी को और उसके हालात को नहीं समझते वो कुछ भी समझ नहीं सकते। मकान मैंने वाकई रहने के लिए बनवाया था, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था।
जिसकी खातिर ये सब कुछ किया था उसने साथ नहीं दिया। अब वो एक ऐसे घर में रहती है जो इस सर्वेंट क्वार्टर के बराबर भी नहीं है। एक तंगो तारीख गली में उसने एक सरदा भरी। खुदा उसे खुश रखे। आदमी को रहना भी वहीं चाहिए जहां दिल की खुशी मिले। खुशी बड़ा अजीब पौधा है। कभी इसे झोंपड़े की आबो हवा रास आती है तो कभी ये महलों की दीवारों में भी सूख जाता है। मैं आपके निजी मामलात के बारे में कोई सवाल नहीं करूंगा, मैंने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा। लेकिन मेरे दूसरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। उसका मैं क्या जवाब दूं? वो दोनों हाथ छड़ी पर रखे हुए बोला। इसकी भी एक जज्बाती वजह जो मैं नहीं बता सकता। तुम ना यकीन करोगे और ना ये समझोगे कि मैं पागल हूं। तुम ये बताओ कि इस कीमत पर ऐसा मकान तुम्हें कहीं मिल सकता है? जाहिर है कि नहीं मिल सकता। इस सौदे में तुम्हारा फायदा है, फिर सवाल और जवाब की क्या जरूरत है? मेरी चीज है, मैं एक रुपए में बेच दूं या किसी को तोहफे में दे दूं, अखलाकी और कानूनी तौर पर यह कोई जुर्म नहीं है। बात यह है जनाबे अली के दवाब साहब का छोटा भाई जो शहीद हो गया था। शूफर ने पहली बार हिम्मत करके लब खोले। उसकी सूरत बिल्कुल आप जैसी थी। आप तस्वीर देखेंगे तो कहेंगे कि मेरी तस्वीर है। नहीं नहीं, जमशेद चिल्लाया, इसकी वजह यह नहीं है। मेरा मतलब है बेशक तुम खुसरो परवेज हो, लेकिन वो तो शहीद हो चुका है। क्या ये बात मैं नहीं समझता? बस मैं ये मकान तुम्हें उसी कीमत पर देना चाहता हूँ, तुम लोगे या नहीं? उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन वो मुश्तइल नहीं था, सिर्फ जज्बात की शिद्दत से मगरूब था और अपनी आसाबी कश्मकश को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? मैंने कहा, मुझे तो इस सौदे में फायदा ही फायदा है। जो नकद रकम है वो कल आपको अदा कर दी जाएगी। बाकी वादे के मुताबिक कब्जा कल मिल जाएगा। कब्जा? जमशेद ने ये लफ्ज दोहराया। कब्जा ले लो, अभी ले लो, ये लो। उसने चाबी मुझे थमाने की कोशिश की। जी नहीं, मैंने परेशान होकर कहा, मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है। मैं आपसे चाबी कल ले लूंगा। ये बताइए कि आप कहाँ मिलेंगे? तुम्हारी मर्जी। उसने चाबी वापस जेब में रखी। अगर तुम कल शाम को आओ तो मैं इसी जगह मिलूंगा। तुम जितनी रकम ला रहे हो उसका बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर बनवा लाना। बाकी सेल डेट दूसरे कानूनी और कागजी मरहले बाद में तय हो जाएंगे। वो शूफर की तरफ पलटा। जाओ सिकंदर साहब को छोड़ आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने मुझसे मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और मैं उसे खुदा हाफिज कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरा ख्याल था कि शूफर मेरे पीछे आ रहा होगा। दरवाजे के पास पहुंचकर मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ। मैंने पलट कर देखा तो वो गायब था, मगर चंद सेकंड बाद वो भी नमूदार हो गया। अब मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल था कि चंद सेकंड के इस फर्क में क्या हुआ जब मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा था। क्या खुसरो जमशेद ने अपना आसास शोफर को थमा दिया और खुद शोफर बन के मेरे पीछे चल पड़ा, या उसने वाकई शोफर को भेज दिया? अगर मैं उन पर निगाह रखता तो ये धोखा ना होता, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। अकल की दलील ये थी कि जमशेद ने शोफर की जगह ले ली होगी। अगर उसे शहर से इतनी दूर एक बिल्कुल खाली घर में ठहरने की जरूरत थी, वो भी मेरे साथ आ सकता था, मगर उसका इरादा ये होगा कि मेरा ताकुब करे, और अगर मैं उसका ताकुब करूं तो देख ले। ड्राइवर की अकल पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब ये था कि वो मुझे अपनी जाए रिहाइश से बेखबर रखना चाहता है, और इसलिए सौदा करने के लिए अपने ऑफिस या घर की बजाय उसने शाम के वक्त मुझे मकान पर पहुंचने के लिए कहा था। बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर की बात मेरे इत्मीनान के लिए थी, ताकि मुझे नकद रकम ले जाने की सूरत में लुट जाने का अंदेशा ना रहे। लेकिन अब मेरा अगले रोज शाम के वक्त पहुंचना यकीनी हो गया था, और इनको ये मोहलत कोई जाल बिछाने के लिए बहुत थी। शोफर खामोशी से गाड़ी चला रहा था और मैं अपने ख्यालात में खोया हुआ था, लेकिन मेरी नजरें रास्ते पर मौजूद थी। मुझे यकीन था कि शोफर की जगह खुद जमशेद गाड़ी चला रहा है। वो ड्राइवर खाली मकान को मुकफ्फल करके किसी रिक्शा टैक्सी में घर चला जाएगा। जमशेद अभी तक अपने ड्रामे में कामयाब था और उसे बिल्कुल एहसास ना था कि कबल अज वक्त मेरा नाम लेने की मामूली सी गलती ने उसका राज फाश कर दिया था। मैं भी ये समझने में हक बजानिब था कि जमशेद नया शिकारी है जो नया जाल लेकर अब सामने आया है। चौधरी दिलावर, डिसलवा, खसरू, जमशेद, क्या इन तीनों के अलावा भी कोई है जो अभी तक पसे पर्दा होगा? मैंने सोचा, मगर इस सवाल का जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता था। चाल अच्छी थी और सही समत में थी। दुश्मन सोच रहे होंगे कि राबिया कब तक पराए घर में रहेगी। उसके पास पैसा है, वो मकान तो खरीदेगी, लेकिन अकेली नहीं रहेगी। ये तो तकरीबन तय था कि मैं और मोहसिन उसके साथ होंगे। लेकिन हमारे माशरे में एक जवान और खूबसूरत गैर शादीशुदा लड़की दो जवान कमवारे मर्दों के साथ कैसे रह सकती है जिनसे कोई रिश्ता भी ना हो? उन्होंने अंदाजा लगाया होगा कि वो मुझसे शादी करके रहेगी, और अंधेरे में एक तीर चलाया था कि शायद हम अचानक गायब हो जाने वाली शैला और उसकी मां को भी साथ रखें। वो जानते थे कि शैला को किसी ने अगवा नहीं किया है। हमने हालात से फायदा उठाते हुए उसे छुपा दिया है। एक सस्ता मकान पेश करके वो जुआ खेल रहे थे, क्योंकि वो और किसी तरह से शैला का सुराग लगाने में भी नाकाम थे, और मेरी एक बात ने सिर्फ मेरे कत्ल की कोशिश को बेफायदा बना दिया था। अब उनके नुक्ते नजर से ये मकान पैदा हो गया था कि मैं और मेरे सब वारिस राबिया, मोहसिन और शैला एक मकान में जमा हो जाएंगे, तो उस मकान के नीचे बारूद बिछा के सबका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। गाड़ी एक बार फिर नेमत कदा के सामने जा रुकी।
मैंने नीचे उतर के ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया जो मेरे लिए दरवाजा खोले मुअद्दब खड़ा था, लेकिन दरवाजा बंद करके भी वापस ड्राइवर की जगह पर नहीं बैठा था। वो मेरी तरफ देखे बगैर सिगरेट लेने के बहाने एक पान फरोश के खोखे की तरफ बढ़ा जहां पहले से 5-6 आदमी खड़े थे। साफ जाहिर था कि वो मुझे अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना होने का मौका देना चाहता है। मेरे पास फैसले के लिए बहुत कम वक्त था। मैंने आहिस्ता से आगे वाला दरवाजा खोला। चाबियां स्विच में लटक रही थी। आधे मिनट से भी कम वक्त में चाबी खींचकर मैंने दरवाजा फिर बंद कर दिया। वहां ट्रैफिक का इतना शोर था कि इशारे पर बंद होने वाले दरवाजे की आवाज ड्राइवर के कानों तक नहीं पहुंच सकती थी। मैं चंद कदम चल के यूं खड़ा हो गया जैसे सड़क पार करने के लिए ट्रैफिक रुकने का इंतजार कर रहा हूं। उसी वक्त मैंने जमशेद को सिगरेट खरीद कर वापस आते हुए देखा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर मैंने आधी सड़क पार की और दरमियान की फुटपाथ जैसी जगह पर रुक गया जो सड़क को आने और जाने के लिए 2 हिस्सों में जुदा करती थी। पीछे देखने पर मुझे जमशेद थोड़ा सा बदहवास नजर आया। वो अपनी जेबों में हाथ डाल के देख रहा था और शायद याद करने की कोशिश कर रहा था कि उतरते वक्त इंजन बंद करने के बाद उसने चाबियां निकाली थी या नहीं। मुझ पर शक हो ही नहीं सकता था क्योंकि मैं पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था और मेरे लिए दरवाजा खुद उसने खोला था। उसके लिए यह फर्ज करना मुश्किल था कि चंद सेकंड के वक्फे में कोई हाथ की सफाई दिखा सकता है। मेरे सामने वो दोबारा पान वाले खोखे तक गया और जब मैंने अपनी फॉक्स वैगन स्टार्ट की तो वो गाड़ी से खोखे तक के फासले को गौर से देखता, बार बार बिला इरादा जेबों पर हाथ मारता और पान वाले की दुकान पर खड़े हुए लोगों पर शक की नजरें डालता वापस आ रहा था। पान वाले की दुकान पर अब दूसरे लोग आ गए थे। उसे ये ख्याल भी आया होगा कि जो लोग पहले खड़े थे उनमें तो कोई चाबी उठा के नहीं चल दिया। बेख्याली में खुद उसका चाबियां निकालना और जरा सी देर के लिए दुकान पर रख देना बड़ी दज़्कियास न था। बाद में उसने ये भी सोचा होगा कि कहीं ये बेरी हरकत ना हो, मगर उस वक्त तक मैं बहुत दूर जा चुका था। यह सूरत-ए-हाल दिलचस्पी थी, तवज्जो तलब भी। मोहसिन राबिया से मशवरे के बाद इस सूरत-ए-हाल से फायदा भी उठाया जा सकता था। मेरे लिए आज का दिन बहुत कामयाब गुजरा था और मैं ये जानने के लिए बेकरार था कि मोहसिन ने और राबिया ने दिन भर में क्या किया। अपने वादे के मुताबिक मैं 5 बजे राबिया के पास जा पहुंचा। वो और शैला बातों में मसरूफ थी और न जाने किस बात पर हंस रही थी। क्या बात है भाई? मैंने घर में दाखिल होते ही कहा। हम भी तो सुने कि हंसने की कौन सी बात है, आप भी कमाल करते हैं भाईजान। शैला ने कहा, क्या हंसने पर भी पाबंदी है? उसकी बात पर मुझे अदनान का ख्याल आया। अगर वो शैला का हकीकी भाई होता तो उसकी अलमनाक मौत के बाद शैला इस तरह कभी ना हंसती, लेकिन वो एक मुलाजमा का बेटा था जिसे शैला ने अपनी जरूरत के लिए भाई बना लिया था। जरूरत खत्म नहीं हुई थी मगर शैला को बिन मांगे दूसरा भाई मिल गया था, चुनांचे उसने अदनान को फरामोश कर दिया।